जरा सोचिए, एक कुरकुरी मक्खन से लबालब और जीभ पर रखते ही पिघल जाने वाली पेस्ट्री। ताज़ी पकी हुई पेस्ट्री की वो महक, आहा, किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अनगिनत परतों वाली इतनी कॉम्प्लेक्स पेस्ट्री की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? सच बताऊं तो इसका इतिहास किसी एक रसोई में हुई एक्सीडेंटल खोज से कहीं ज्यादा पुराना और दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी कला और विज्ञान की एक शानदार ग्लोबल जर्नी पर चलेंगे, जिसने दुनिया भर की संस्कृतियों को जोड़कर पेस्ट्री को वो रूप दिया जिसे आज हम इतने चाव से खाते हैं। अब बहुत से लोग मानते हैं कि पफ पेस्ट्री का आविष्कार 1600 के दशक में बस एक इत्तेफाक था। एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि क्लॉड लोरेन नाम के एक फ्रेंच पेंटर ने अपने बीमार पिता के लिए खाना बनाते समय आटे और पानी के मिक्सचर में मक्खन लपेटकर उसे बार बार मोड़ दिया। उन्हें लगा कि बेक करने पर सारा मक्खन पिघलकर बह जाएगा, लेकिन सरप्राइज, ओवन से एक फूली हुई परतदार पेस्ट्री बाहर आई। कहानी सुनने में तो बहुत मजेदार है ना? लेकिन असलियत में पफ पेस्ट्री का असली इतिहास किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पेस्ट्री की प्राचीन जड़ों से, फिर देखेंगे इस्लामिक स्वर्ण युग के कुछ कमाल के इनोवेशंस, उसके बाद पुनर्जागरण काल यानी रेनेसा की पफ पेस्ट्री, शेफ कारेम की मशहूर खाने योग्य वास्तुकला, और आखिर में बात करेंगे हम सबके चहेते क्रोएसॉन के विकास की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, पेस्ट्री की प्राचीन जड़ें, पत्थरों से लेकर शहद वाली मिठाइयों तक का सफर। अगर हम समय में पीछे जाएं, तो ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें कैसे विकसित हुईं। सोचिए, आज से लगभग 21,000 ईसा पूर्व पेलियोलिथिक युग में इंसानों ने बस गेहूं के दानों को पानी में मिलाया और गर्म पत्थरों पर सेकना शुरू कर दिया। एकदम बेसिक फ्लैट ब्रेड। फिर फास्ट फॉरवर्ड करें 3000 ईसा पूर्व तक, तो मिस्रवासियों ने एक बड़ा गेम चेंजर खोज निकाला, खमीर या यीस्ट। उन्होंने ब्रेड को फुलाना सीख लिया था, और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ग्रीको रोमन सभ्यताओं ने इस खेल को और मजेदार बना दिया। उन्होंने आटे में शहद, बादाम और तेल मिलाकर मिठाइयां बनानी शुरू कर दी। अब ये आज की तरह परतदार तो बिल्कुल नहीं थीं, लेकिन मीठे बेक्ड खाने की नींव यहीं से डल चुकी थी। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे भाग पर, इस्लामिक स्वर्ण युग के नवाचार, जहां से परतों यानी लेयरिंग का असल में जन्म हुआ। मध्य युग में मिडिल ईस्टर्न संस्कृतियों में एक बड़ा ही जबरदस्त ट्रेंड शुरू हुआ, आटे की एकदम पतली चादरों को एक के ऊपर एक रखने का। असल में जो खानाबदोश तुर्क लोग थे, उन्हें बिना अवन के लेयर्ड ब्रेड बनाने की कोई तरकीब चाहिए थी, और यहीं से जन्म हुआ फाइलो का। फाइलो मतलब एक बिना खमीर वाला आटा जिसे खींच खींच कर कागज जितना पतला कर दिया जाता था। इसी फाइलो पेस्ट्री का इस्तेमाल करके बाद में ऑटोमन साम्राज्य में बकलावा जैसी बेहद स्वादिष्ट और कुरकुरी मिठाइयां बनाई जाने लगी, जिनमें मेवे और शहद कूट कूट कर भरा होता था। इस लेयरिंग तकनीक का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमें 13वीं शताब्दी के अल अंडालोस की मुसम्माना नाम की रेसिपी में मिलता है। इसे आप आधुनिक पफ पेस्ट्री का परदादा भी कह सकते हैं। इसमें किया क्या जाता था? पहले सूजी के आटे को तब तक खींचा जाता था जब तक कि वो टूटने की कगार पर ना आ जाए। फिर उस पर ढेर सारा पिघला हुआ क्लैरिफाइड बटर यानी शुद्ध घी या मक्खन लगाया जाता था। इसके बाद उसे किसी कपड़े की तरह मोड़ा जाता, घुमाया जाता और हथेलियों से पीट पीट कर चपटा किया जाता। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता था। ये लैमिनेशन तकनीक का सबसे शुरुआती और शायद सबसे क्रिटिकल उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पुनर्जागरण काल यानी रेनेसा की पफ पेस्ट्री, जब इस तकनीक को एक औपचारिक रूप दिया गया। तो हुआ ये कि युद्ध, विजय और व्यापार के जरिए स्पेन की ये मोरिश तकनीकें यूरोप के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगीं, और फिर इसे बाकायदा किताबों में दर्ज किया जाने लगा। देखें, 1311 में फ्रांस में एमेंस के बिशप रॉबर्ट के एक चार्टर में परतदार पेस्ट्री का जिक्र मिलता है। इसके बहुत सालों बाद 1607 में स्पेन के डोमिंगो हर्नांडेज ने मक्खन और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करके परते बनाने की रेसिपी अपनी किताब में छापी। और फाइनली 1651 में फ्रांसीसी शेफ ला वेरेन ने उस टूरेज विधि को पब्लिश किया जिसे आज हम मॉडर्न पफ पेस्ट्री का बेस मानते हैं। ये वही विधि है जहां मक्खन को आटे के बीच लॉक करके उसे बार बार बेला और मोड़ा जाता है। अब यहाँ थोड़ा साइंस समझते हैं। ये टूरेज तकनीक एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस सिद्धांत पर काम करती है।
जब आप मक्खन और आटे की इन अनगिनत परतों को ओवन में बेक करते हैं तो मक्खन पिघलता है और उसमें मौजूद पानी भाप बन जाता है। ये भाप भागने की कोशिश में आटे की परतों को ऊपर की ओर धकेलती है। और अगर कोई बेकर इस काम में एकदम परफेक्ट है तो पता है एक क्लासिक फ्रेंच मिल फ्यूल में कितनी परतें बनती हैं? ठीक 996 परतें। कोई मजाक नहीं, लगभग 1000 परतें। यही वो जादुई चीज है जो इसे इतना कुरकुरा और हवा से भी हल्का बनाती है। ये हमें लाता है भाग 4 पर, कारम की खाने योग्य वास्तुकला, जहां पेस्ट्री अपने चरम शिखर पर पहुंच गई। 19वीं सदी के मैरी एंटनी कारेम की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो एक बेहद गरीब बैकग्राउंड से आते थे और बचपन में ही उन्होंने एक किचन बॉय के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने शाही लाइब्रेरीज में जाकर प्राचीन ग्रीक और मिस्र के आर्किटेक्चर की गहराई से पढ़ाई की। वो मंदिरों, पिरामिडों और चीनी पगोड़ा की ड्राइंग्स कॉपी करते थे और फिर उन्हीं डिजाइनों को पेस्ट्री, मार्जिपन और चीनी से सच में बनाकर खड़ा कर देते थे। इन विशाल और ग्रेविटी को मात देने वाले सेंटर पीस को पीसेस मॉन्टेज कहा जाता था। ये एडिबल इमारतें उस वक्त के रईसों की दावतों की सबसे बड़ी शान हुआ करती थी। कारेम अपने इस काम को लेकर कितने पैशनेट थे, ये उनके एक बहुत ही मशहूर कोट से पता चलता है। उन्होंने कहा था, ललित कलाएं 5 हैं: संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, कविता और वास्तुकला। और वास्तुकला की मुख्य शाखा कन्फेक्शनरी है। जरा सोचिए, उनके लिए पेस्ट्री बनाना महज खाना पकाना नहीं था, वो इसे सीधा आर्किटेक्चर मानते थे। उन्होंने ही मॉडर्न फ्रेंच पेस्ट्री की नींव रखी और यह साबित कर दिया कि एक पेस्ट्री सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि आंखों के लिए भी एक मास्टरपीस हो सकती है। और अब हमारे सफर का आखिरी और 5वां भाग, क्रोइसॉं का विकास, कैसे ये ग्लोबल आइकॉन बन गया। अपने इस जर्नी के फाइनल स्टॉप पर चलिए दुनिया की सबसे मशहूर पेस्ट्री की बात करते हैं, क्रोइसॉं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रोइसॉं पूरी तरह से एक फ्रेंच इन्वेंशन है, लेकिन सच तो यह है कि इसकी जड़ें फ्रांस में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हैं। बेकिंग की एक पूरी की पूरी कैटेगरी होती है जिसे वियनेसरी कहते हैं। इसमें ब्रेड बनाने की खमीर वाली तकनीक और पेस्ट्री के मक्खन वाली तकनीक का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होता है। आपने शायद वो मशहूर कहानी सुनी होगी कि फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया से क्रोएसा को अपने साथ पेरिस लाई थीं। इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहते हैं। असल कहानी ये है कि 1839 में ऑगस्ट ज़ैंग नाम के एक ऑस्ट्रियन आर्टिलरी ऑफिसर ने पेरिस में अपनी एक बेकरी खोली। इस बेकरी का नाम था बोलेंग्रिए वियनवास। उन्होंने ही पेरिस के लोगों को एक ऑस्ट्रियन ब्रेड से इंट्रोड्यूस कराया जिसे किपफेरल कहते थे। ये एक अर्धचंद्र या क्रेसेंट के आकार की ब्रेड थी और यही वो किपफेरल था जिसने आगे चलकर आज के क्रोएसा को इंस्पायर किया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है जिसे समझना जरूरी है। जो ओरिजिनल ऑस्ट्रियन किपफेरल था वो थोड़ा भारी और सघन था, बिल्कुल किसी ट्रेडिशनल खमीर वाली ब्रेड की तरह। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में आते आते फ्रेंच बेकर्स ने अपना जादू चलाया। उन्होंने उस क्रेसेंट आकार के आटे में पफ पेस्ट्री की लैमिनेशन तकनीक को मिला दिया, मतलब यीस्ट वाले आटे के अंदर मक्खन की ढेर सारी परतें बिछा दी। और इसी जबरदस्त फ्यूजन का नतीजा है हमारा आज का वो मॉडर्न, एकदम हवादार और हर बाइट में क्रंच देने वाला फ्रेंच क्रोसॉं। तो देखा आपने, हमने पेस्ट्री के इतिहास की कितनी लंबी और शानदार यात्रा तय की। प्राचीन मिस्र के गर्म पत्थरों पर सिकने वाली ब्रेड से लेकर अल अंडालस की उन बारीक परतों तक, और कारेम की उस भव्य वास्तुकला से होते हुए ऑस्ट्रिया और फ्रांस के उस कमाल के कॉम्बिनेशन तक जिसने हमें क्रोइसॉं दिया। पेस्ट्री हमेशा से ही अलग अलग संस्कृतियों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल रही है। अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे हमारी दुनिया और करीब आ रही है और नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो जरा सोचिए 22वीं सदी की पेस्ट्री कैसी दिखेगी। भविष्य के ओवन से क्या कुछ नया और शानदार निकल कर आएगा। इस मजेदार एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।